कर्ज पाकिस्तान को चीनी जाल में और अंदर खींचता जा रहा है और ये जाल पाकिस्तान को चीन का कर्ज चुकाने के लिए और भी मुश्किल और चैलेंजिंग बना देगा। पाकिस्तान के पास इस सौदेबाजी को स्वीकार करने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है। $700 मिलियन पाकिस्तान की लगातार बढ़ती समस्याओं को हल नहीं करेंगे, लेकिन इसे ना लेने का मतलब यह भी है कि पाकिस्तान और भी बुरे हालात में चला जाएगा। चीन की सदियों पुरानी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी ने दुनिया भर के देशों को पहले ही सतर्क कर दिया है। पहले ये अफ्रीकी देश और श्रीलंका था और अब ये पाकिस्तान भी है। आइए नजर डालते हैं चीन की इस चालाक नीति पर और पाकिस्तान पर इसके बढ़ते प्रभाव पर। पाकिस्तान के गिरते रुपए और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ पाकिस्तान लंबे समय से गंभीर आर्थिक संकट में फिसल रहा है। IMF के $6.5 अरब के लोन की किस्त हासिल करने के लिए इस्लामिक ताकत एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हालांकि कई इकोनॉमिस्ट का यह कहना है कि IMF बेल आउट इसे कर्ज के जाल से बाहर निकालने और देश की अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने के लिए पर्याप्त बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर पाकिस्तान को कर्ज मिल भी जाता है तो भी पाकिस्तान के लिए पटरी पर लौटना बेहद मुश्किल है। पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए IMF झिझक रहा है, लेकिन इस बीच चीन पाकिस्तान को $700 मिलियन का कर्ज देने के लिए तैयार हो गया है। इससे इस्लामाबाद का कर्ज और बढ़ेगा और पाकिस्तान जैसे देश को और ज्यादा मुश्किल हालातों में डाल देगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन मदद नहीं बल्कि अपने हितों को प्राथमिकता देने की कोशिश कर रहा है और आपदा को अवसर में बदल रहा है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा लोन देने वाला देश है और भारत के पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को दिए गए लोन भारत के लिए चिंता का विषय है। इसकी अत्यधिक संभावना नहीं है कि ये देश कर्ज चुकाएंगे और चीन इन देशों के इंपॉर्टेंट एसेट्स पर कब्जा कर सकता है और इसे भविष्य में इंडिया की इकोनॉमिक और डिफेंस सिक्योरिटी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान ने अपने 75 सालों की हिस्ट्री में कभी भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का अनुभव नहीं किया है। अब पाकिस्तान को मौजूदा हालात से उसकी हालत पहले से ज्यादा खराब होती नजर आ रही है। चीन पहले से ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा लोन देने वाला देश है, जिसका सबसे ज्यादा कर्ज सीपेक के तहत आता है। ये कर्ज 2017 में $7 बिलियन से बढ़कर 2023 में अब $30 बिलियन का हो गया है, जो वर्ल्ड बैंक और IMF से ली गई उधारी से करीब 3 गुना ज्यादा है। तो आखिर कैसे ये डेट ट्रैप पॉलिसी चाइना के लिए काम कर सकती है? दुनिया भर में तेजी से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डोमिनेंस हासिल करने के लिए चीन डेवलपिंग और गरीब देशों को लोन के रूप में अरबों डॉलर दे रहा है और ये लोन ज्यादातर उनकी बड़े पैमाने की बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट के लिए है। ये देश जो मुख्य रूप से निम्न या मध्यम आय वाले यानी मिडिल इनकम वाले देश हैं, कर्ज चुकाने में नाकाम है और बीजिंग को इसी बहाने के कर्ज न चुकाने के बदले में रियायतों या कंसेशंस मांगने का मौका मिलता है। चीन इसी तरह कंसेशंस यानी रियायत मांग रहा है। तो आखिर चीन किस तरह के कंसेशंस यानी रियायत मांग रहा है? उदाहरण के लिए श्रीलंका को 99 सालों के लिए हम्बनटोटा पोर्ट प्रोजेक्ट का नियंत्रण चीन को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि श्रीलंका पर बीजिंग का भारी कर्ज बकाया था। इससे चीन को अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ एक खतरा पैदा कर दिया है, जिसका फायदा चीन खूब अच्छी तरीके से उठा रहा है। राहत के बदले में चीन ने डिजिबोटी में अपना पहला सैन्य अड्डा भी बनाया है, जबकि अंगोला कच्चे तेल के साथ चीन को कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहा है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी समस्याएं पैदा हो रही है। भारत के अधिकांश पड़ोसी चीन के इस कर्ज के जाल के शिकार हो रहे हैं और चीन का $8 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसे OBOR भी कहा जाता है, उसे सौंप दिया है, जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करना चाहता है। कई देशों ने स्ट्रेटेजिक सी पोर्ट्स पर कंट्रोल छोड़ दिया है, जो भारत की रीजनल सिक्योरिटी को प्रभावित कर रहे हैं। OBOR के जरिए चीन अपने पड़ोसियों से निपटने की भारत की पॉलिटिकल कॉस्ट बढ़ा सकता है, क्योंकि कश्मीर जो भारत का ही हिस्सा है, पाकिस्तान द्वारा OBOR में भी इस्तेमाल किया जाता है। शासनकाल पर चाणक्य का ये कहना है कि जंग के बजाय सहयोग और बातचीत से देश के दुश्मन और इसकी कूटनीति की गतिविधियों की निगरानी और नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, जिसकी इंपॉर्टेंस आज की 21वीं सदी में साफ साफ देखी जा सकती है। तो क्या ये भारत के लिए एक चिंता का कारण है? भारत छोटे देशों के चीन की गोद में गिरने से बहुत चिंतित है, जैसे कि नेपाल और पाकिस्तान। इसने साउथ एशिया में चीन के प्रभाव को काफी हद तक बढ़ा दिया है, जो कि भारत की सिक्योरिटी के लिए एक सरदर्द जरूर है। चीन की डेट ट्रैप पॉलिसी से चीन की दादागिरी बढ़ेगी, जो खुले और शांतिपूर्ण इंडो पैसिफिक रीजन के लिए सीधी चुनौती है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक जैसे चीनी प्रोजेक्ट्स भारत के क्षेत्र से होकर गुजरते हैं और ये भारत के लिए सीधी चुनौती है। तो क्या है इस पर इंडिया का रिस्पॉन्स?
चीन के बढ़ते प्रभाव से भारत अपने तरीके से अपनी दीवारों को मजबूत करने की ओर देख रहा है। भारत ने श्रीलंका को $2.5 बिलियन की क्रेडिट लाइन की पेशकश की है। भारत ने नेपाल के साथ रिश्तों में भी काफी सुधार किया है। भारत इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है और सहकारी रणनीतियों यानी कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज और मानवीय सहायता के माध्यम से अपने पड़ोसी चीन की बढ़ती डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का मुकाबला करना चाहता है। इस कदम का उद्देश्य क्षेत्र में अपनी रणनीतिक हितों को घेरना और चीन की छाया को दूर रखना है। दक्षिण एशिया में बड़े हिंद महासागर में अकेले भारत का काम करना मुश्किल है। भारत को पूरे सब कॉन्टिनेंट में अपने भागीदारों के साथ काम करना होगा। इसमें भारत को थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है और जापान और साउथ ईस्ट एशिया के देशों से रिश्ते मजबूत करना भी भारत की प्रायोरिटीज में शामिल होना चाहिए। रही बात पाकिस्तान की, तो वो भारत से दुश्मनी करके अपना ही नुकसान कर रहा है। चाइना की झूठी दोस्ती और चालाकी पाकिस्तान को कटोरा लेने पर मजबूर कर चुकी है। साथ ही पाकिस्तान में खराब होते हालात और बढ़ते आतंकवाद ने पाकिस्तान की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान ही एक अकेला देश है जो न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी संघर्ष कर रहा है। क्या पाकिस्तान कभी इन हालातों से बाहर निकल पाएगा? आखिर कब तक पाकिस्तान ऐसे ही दुनिया भर में उधार मांगता फिरेगा? और क्या अब पाकिस्तान को फाइनली इंडिया से रिश्ते सुधारने चाहिए? आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं जल्दी एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।